गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम आप लोगों को 4.2 से रिलेटेड बता रहे हैं। जैसे पिछले दो लेक्चरों में हमने आप लोगों को सारणी का मान ज्ञात करना बताया था और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन करा दिया। अब हम आप लोगों को बात कर रहे हैं कि सारणी के गुणधर्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सारणी के गुणधर्म और उसी से रिलेटेड आप लोगों को ये है जो 4.2 एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जैसे लास्ट में तो इस एक्सरसाइज को हटा दिया गया था कोरोना की वजह से, लेकिन अभी जो सेशन है तो कुछ भी न्यूज़ आ नहीं रही है, तो हम 4.2 के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 4.2 में है क्या, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सारणियों के गुणधर्म। सारणियों के गुणधर्म देखिए, पहला गुणधर्म अपने पास है कि सारणी जो है हमने मान ज्ञात करना आपको बता रखा है। तो देखिए कि सारणी को गुणधर्म में पहला पॉइंट जो है कि यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का मान एक परिवर्तित रहता है। यानी पहला पॉइंट जो हमने आपको बोला है कि यदि किसी सारणी के सभी पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का मान एक परिवर्तित रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिटरमिनेंट है हमारे पास, तो सारणी है ए बी सी डी ई एफ और ये जी एच आई, ये डिटरमिनेंट है। अगर हम इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल रहे हैं, मतलब इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, बताया था मैं आप लोगों को परिवर्तन डी ई एफ और जी एच, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरे को दूसरा स्तंभ बना दिया और तीसरे को तीसरा स्तंभ बना दिया। इन सभी पंक्तियों को अगर स्तंभों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है और डेल देश का मान किसके बराबर आएगा, डेल के बराबर। ये पहला पॉइंट है सारणी के गुणधर्म। यानी सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल रहे हैं तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जरूरत पड़ने पर हम इस पॉइंट को काम में लेंगे क्वेश्चनों के अंदर। तो अब आप देखिए प्रॉपर्टी नंबर सेकंड प्रॉपर्टी क्या करिए, देखिए प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या करिए, सेकंड प्रॉपर्टी आप लोगों के पास है, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों को आपस में, एक मिनट सुनो जी, कहाँ तक बोल रहे हो? यदि किसी सारणी की दो पंक्ति अथवा दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यदि किसी सारणी के दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए आप लोगों ने क्या बोला इस पॉइंट में कि सारणी में कोई सी भी दो पंक्ति है या कोई सी भी दो स्तंभ, केवल पंक्तियों को पंक्तियों में बदल रहे हैं और स्तंभों को स्तंभों में बदल रहे हैं। जैसे ये कोई डिटरमिनेंट है हमारे पास ए बी सी
डी ई एफ और जी एच है। देखिए R1 को R2 में बदलना है, इसका मीनिंग है जो मैं लिखा है कि R2 को चेंज करना है, R1 को चेंज करना है R2 में और R2 को चेंज करना है R1 में। तो जब दो रोज को या दो पंक्तियों को आपस में बदल रहे हैं तो साइन का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। देखिए माइनस और यह है अपने पास, देखो R1 को R2 ले जाएगा, R2 R1 ला रहा है, D E F, ये R2 थी इसको ऊपर ले गए और R1 को नीचे लेकर आए, A B C G H। यानी जब दो पंक्तियों को अथवा दो स्तंभों को आप एक दूसरे में परिवर्तित करोगे तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ये सही प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 2, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां या दो पंक्तियों की संगत अवयव समान या समानुपाती हो, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी सारणी की दो पंक्तियों के संगत अवयव समान या समानुपाती हो तो सारणी का मान शून्य होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है, देखिए कोई सारणी के हमारे पास ए बी सी, यहाँ पर हम ए बी सी डी है। अब आप देखिए मैंने क्या बोला है, कोई सी भी दो पंक्तियां, तो दो पंक्तियां जैसे पहली दूसरी हो सकती है, पहली और तीसरी हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहली और दूसरी लगातार ही होनी चाहिए, फिर पहली और तीसरी हो सकती है, दूसरी और तीसरी हो सकती है। और कोई सी दो पंक्तियों के संगत अवयव या समान या समानुपाती। अभी मैंने यहाँ छोटा सा पॉइंट रह गया है कि किसी सारणी की दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों अथवा दो स्तंभों के संगत अवयव समान या समानुपाती, मतलब पंक्तियां भी हो सकती हैं और स्तंभ भी हो सकते हैं। दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों के संगत अवयव समान या फिर समानुपाती हो तो उन सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। कैसे होता है देखिए, ये सारणी के लिए विस्तार कर रहे हैं, सारणी का विस्तार करना पिछले लेक्चर में समझा दिया है। पहली पंक्ति से विस्तार कर रहे हैं ए, इस ए के लिए ये छोड़ रहे हैं और ये छोड़ रहे हैं, तो क्या बचेगा बी सी ई एफ, माइनस का बी तो प्लस माइनस प्लस हमने बता दिया है आपको, सारणी का विस्तार करना पहले ही से। तो ये बी ये छोड़ रहे हैं और ये छोड़ रहे हैं, ए सी डी एफ और प्लस सी सी के लिए ये छोड़ रहे हैं और ये छोड़ रहे हैं, ए बी डी। कितना है देखिए, ए टू बाई टू की सारणी को बता दिया है, बी एफ माइनस ए सी, ए एफ माइनस डी सी और सी ए ई माइनस डी। देखिए बताओ, ए बी एफ माइनस ए माइनस ए बी एफ प्लस बी डी सी प्लस ए सी ई माइनस सी डी। अब देखिए यह सब करता है सी डी बी ये राशि, ए सी ई ये रहा और ए बी एफ कैंसिल हो गया। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब दो पंक्तियां समान हो तो उस कंडीशन में बिना सोचे वैल्यू आप क्या रखोगे, 0 रखोगे। और समानुपाती, देखो एक मैंने बोला है अवयव समान या फिर समानुपाती, तो समानुपाती क्या चीज है वो भी समझ लें। जैसे कोई डिटरमिनेंट हमने ये ले ली ए बी सी, ये के बी के सी डी एफ। आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ इसके समानुपाती है, मतलब किसी कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लाई होगी तो के कॉमन ले लो। हमने आपको बता रखा है सारणी में किसी पंक्ति से अथवा किसी स्तंभ से कोई वैल्यू कॉमन ले सकते हैं। कितना गया, के कॉमन आ गया, ए बी सी और डी एफ। यहाँ पर आप लिख दोगे कि R1 और R2 के संगत अवयव समान हैं।
चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए आपको फोर्थ पॉइंट हमारे पास है, क्या कह रहा है फोर्थ पॉइंट आप लोगों का। तो देखिए फोर्थ पॉइंट के बारे में, यदि किसी सारणी को किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। जैसे ये 0 0 0 ABC DF, भाई देखिए पहली पंक्ति से विस्तार करेंगे, यहाँ 0 आएगा, 0 के लिए पहली पंक्ति के लिए बात कर रहे हैं, कुछ यहाँ छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, कुछ भी वैल्यू आएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 0, इधर 0, इधर भी 0, इधर भी, तो फाइनल वैल्यू क्या रहेगी, यानी किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव क्या है, शून्य है, तो सारणी का मान क्या आएगा, शून्य है। अब आप देखिए पांचवा पॉइंट, देखो कोई भी डिटरमिनेंट है हमारे पास A B C D F G H I, ये क्या कह रहे बताओ कि यदि किसी सारणी के, आप लैंग्वेज में लिखना चाहे तो बोल रहा हूं, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव दो संख्याओं के योगफल के रूप में हो तो उसे दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव दो संख्याओं के योगफल के रूप में हो तो उसे दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए तीसरा स्तंभ जो है दो संख्याओं के योगफल के रूप में, तो इसे हम दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ये अपने पास है। तो देखिए ये सारणी है, इस सारणी को दो संख्याओं के योगफल के रूप में तोड़ रहे हैं। मतलब जैसे यहाँ दो संख्याओं के योगफल के रूप था, CFI अलग आ गया, XYZ अलग आ गया। अब एक चीज ध्यान रखना, इस सारणी को कभी भी ऐसे जोड़ा नहीं जाता है कि जैसे 1 + 1 कितना होगा 2 है। सारणी को वैसा नहीं होता है। यहाँ पर कैसे जोड़ते हैं दो सारणिकों को कि इस सारणी का पूरा मान निकालेंगे, इसका भी पूरा मान निकालेंगे, तो सारणिकों के जो मान आएंगे वो जुड़ जाएंगे और वो जुड़कर किसके बराबर आएंगे, इस सारणी के मान के बराबर। ये है इसका। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि देखो सर यहाँ तो ये है और यहाँ 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आप बराबर बता रहे कैसे बराबर। अरे भाई सारणिकों का ऐसे योगफल नहीं होता है, सारणिकों के मानों का योगफल इस सारणी के मान के बराबर होता है, ये कह रहे हैं। तो ध्यान रखें। अब आप देखिए कि 5 प्रॉपर्टी हमने आप लोगों को करवाई है, सारणिकों के गुणधर्म से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो 11वीं क्लास में भी हम आप लोगों को एक्सप्लेन करा चुके हैं। जैसे पहला पॉइंट है इकाई के घनमूल, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए काम मिलेंगे, बाकी बुक लेवल पे तो ये 5 पॉइंट काम आएंगे आपको। तो अब हम आपको बता रहे हैं छठा पॉइंट इसके अंदर इकाई के घनमूल। देखिए इकाई के घनमूल 11वीं क्लास में पढ़ा चुके हैं बेटा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इकाई के घनमूल, इकाई का मतलब 1, घनमूल का मतलब 1/3। ये अपने पास है। देखिए इसका मतलब क्या है, 1 की पावर 1/3 की वैल्यू, आप जैसे कहते हैं आप पढ़ते हैं 1 की पावर कुछ भी हो
रहेगा 1 रहेगा, लेकिन 1 की पावर अगर बटे में है, प्रीमेय संख्या में है, यानी भिन्न के रूप में है, तो फिर 1 ही नहीं आंसर आएगा, 1 के अलावा कुछ और आंसर भी आता है। हम 11th क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। 1 की पावर 1/3 क्या हमने मान लिया कि कितना है x, हम घन कर रहे हैं, घन कर रहे हैं, घन करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 1 की पावर 1/3 क्यूब, ये घन कर दिया, 3 पावर कैंसिल हो जाएगा, 1 को इधर लेके आ रहे हैं। अब आप देखिए कि x क्यूब माइनस इस 1 को ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, 1 का क्यूब, 1 की पावर कुछ भी लगा दो। अब कुछ भी का मतलब ये नहीं टाइप से भिन्न के रूप में नहीं, पूर्णांक से, तो x क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये फॉर्मूला बन चुका है, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये अपने पास है। तो आप देखिए यहाँ से क्या क्या पार्ट अपने पास बन रहा है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ गया, और x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। आईआईटी में बहुत ज़्यादा काम आने वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान रखना। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके मूल हमेशा ध्यान रखें क्या होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। इस इक्वेशन के मूल क्या होता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। कैसे होते हैं, क्या होता है, वो चीज हम आप लोगों को ट्राई करा देते हैं। देखिए a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है, 1 है। आप लोगों ने श्रीधराचार्य का फॉर्मूला पढ़ा है, तो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस abc की वैल्यू पुट करना है 1 माइनस 2 1 इंटू, कितना है माइनस 1 प्लस माइनस ये 1 माइनस 2 अपॉन 2, कितना है देखिए माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन 2, कितना है ऐसे माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर 3 अपॉन 2। तो देखिए भाई कि यहाँ से प्लस की वैल्यू आ रही है माइनस की, तो पहली वैल्यू प्लस की है, उसे लिख रहे हैं माइनस 1/2 प्लस आयोटा अंडर 3, जिसे हम बोलते हैं ओमेगा, प्लस वाली वैल्यू लिख दी। और दूसरी जो वैल्यू होती है वो है माइनस 1/2 माइनस आयोटा अंडर 2, इसे बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा और इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा। तो x की पावर यानी 1 की पावर 1/3, उसको हमें क्या लिख दिया था, x लिख दिया था, और x की कितनी वैल्यू आ गई है, 3, 1 2 और 3, मतलब 1 की पावर 1/3 की कितनी वैल्यू होती है, 3, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये इकाई के घनमूल है। इकाई के क्या है, घनमूल है। तो आप देखिए ये इक्वेशन, इसके मूल हमेशा आप ध्यान रखेंगे, मूल क्या रहता है, जैसे आपको क्वेश्चन में जनरली आईआईटी में जो क्वेश्चन आता है उसमें अल्फा और बीटा बोला जाएगा, इसके मूल कितना है, अल्फा और बीटा है, अल्फा की पावर इतनी और बीटा की पावर इतनी, इसका मान ज्ञात करो। तो ध्यान में आना चाहिए, फटाफट की इक्वेशन देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि इसके मूल क्या आएंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, मतलब अल्फा की वैल्यू ओमेगा और बीटा की क्या रहेगी, ओमेगा स्क्वायर रहेगी। इसी टाइप से आपको ये इक्वेशन ना देकर आपको ये इक्वेशन भी दी जा सकती है, x क्यूब माइनस 1, x क्यूब माइनस 1 की मूल क्या होता है, एक तो 1 होता है, क्योंकि इसी को सॉल्व करते हुए जा रहे हैं हम, तो इसका मान एक तो क्या होता है 1 होता है, और एक क्या होता है ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर। मतलब अगर ये इक्वेशन दे दी तो इसमें 3 आएंगे, एक 1 एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। वास्तविक मूल की बात करें, वास्तविक मूल केवल 1 आता है, काल्पनिक मूल की बात करें तो काल्पनिक मूल कितने आते हैं, 2, कौन कौन से, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये पूरी चीज मैंने इसके बारे में आप लोगों को समझा दी है। तो अब आप देखिए यहाँ 2 पॉइंट बड़े काम के हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0, मतलब इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो इनकी वैल्यू कितनी आती है, 0। देखो इन नहीं जोड़ के देखो, ये तो कैंसिल हो रहा है, माइनस आधा माइनस का 1 आएगा, माइनस 1 को प्लस 1 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0। 11th क्लास में पूरी डिटेल से पढ़ाया है।
ये मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया है, मतलब एक छठा पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, यानी सारणी के गुणधर्म के अंदर, क्योंकि इससे रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसमें तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लास्ट में जो बुक थी उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं तो काम की चीज़ है। अब हम आप लोगों को एक पॉइंट और पढ़ा रहे हैं, देखिए आप लोग देखो ये भी आपके एनसीईआरटी लेवल के जो क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो काम की चीज है कि सारणी को गुणा कैसे करते हैं। आप देखिए कि कोई सारणी के हमारे पास ए बी सी डी एफ और ए जी एच है, और ये कोई है जैसे हम ले लेते हैं, आप इस तरीके से लीजिए इस सारणी को A1 A2 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और ये दूसरा सारणी क्या है B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33, ये तो सारणी की हमारे पास, इनका मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए, सारणी को मल्टीप्लाई आप कैसे भी कर सकते हैं, मतलब पंक्ति का पंक्ति से कर सकते हैं, पंक्ति का स्तंभ से कर सकते हैं, स्तंभ का स्तंभ से कर सकते हैं, स्तंभ का पंक्ति से कर सकते हैं। लेकिन जो जनरली हम टर्म काम में लेते हैं वो हम क्या बता रहे हैं, पंक्ति का पंक्ति से गुणा, पंक्ति का पंक्ति से ढंग से समझ लेना। सारणी को बोलो जैसे ये पंक्ति है, इधर एक पहली पंक्ति से, मतलब पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से गुणा करके लिखेंगे A11 B1 पहला में पहले से प्लस A12 दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से। मैट्रिक्स की तरह भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो प्रूव कराने वाले क्वेश्चन है, तो उनमें जनरली जो काम में लिया गया है वो है पंक्ति का पंक्ति से गुणा, इसलिए हम पंक्ति का पंक्ति से बता रहे हैं। तो आप ऐसे नहीं कि सारणी का गुणा करते हैं, दो सारणिकों का पंक्ति का पंक्ति से कर सकते हैं, पंक्ति का स्तंभ से कर सकते हैं। तो आप देखिए पहली पंक्ति है और इधर से दूसरी, तो आप देखिए यहाँ पर A11 B21 A12 B22 A13 और B23,
मतलब पहली पंक्ति और इधर से दूसरी, अब पहली पंक्ति और इधर से तीसरी पंक्ति कितना रहेगी, A11 B31 A12 B32 और A13 B3, ये अपने पास है। अब इधर से देखिए आप दूसरी, अभी जैसे पहली पंक्ति ली मैंने इधर से, अब इधर से तीनों पंक्तियां ली है तो पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई। अब इधर से दूसरी पंक्ति ले रहे हैं, इधर से पहली दूसरी तीसरी, देखिए A21 B11 A22, पहला में पहले से, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से, B12 और यह है A23 B13 A21 मतलब पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और इधर से दूसरी पंक्ति, तो B21 A22 B22 A23 B22 A21 B31 A22 B32 A23 B3। अब इसी टाइप से देखिए आप इधर से तीसरी पंक्ति ले रहे हैं, इधर से पहली दूसरी तीसरी, तो क्या बन जाएगा, देखिए A31 और B11 A31 B11 प्लस A32 B12